डिस्कस करना. Good morning all the late joinees, and first we will discuss the yesterday's question which I had given you in homework. Accountancy 12th chapter cash flow statement, and we have done till operating activities. I told you that there are 3 activities, and out of those we have done only operating activity till now. So in operating activity I told you 4 steps. मैं रिकैप करा रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा 4 steps का. First step, find out the net profit before tax and extraordinary item. Answer of each step will be the starting point of the next step. So the first step, then second step, add all the non-cash expenses plus non-operating expenses minus non-operating incomes like dividend received, rent received. All these are the non-operating income, and decrease in provision for doubtful debts, profit on sale of fixed asset. Then you will be getting the final answer of second step, that will be net operating profit before working capital changes. Operating profit before working capital changes. Third step will be the changes in working capital, which we did yesterday. In this, decrease in current assets will be added and increase in current liabilities will be added, and vice versa. Increase in decrease in current assets, decrease in current asset will be added, increase in current liabilities will be also added, and increase in current assets and decrease in current liabilities will be deducted. Then finally the answer we will be having, that will be called cash generated from all from operations. Cash generated from all operations. यहाँ तक आपके थर्ड स्टेप हो जाते हैं. Then the fourth step, minus income tax paid during the year. Income tax paid, इसके लिए आप लिख लीजिए बेटा. कल वाले क्वेश्चन में तो आपको इनकम टैक्स पेड ही बताया हुआ था, तो आपने डायरेक्ट उसको माइनस कर दिया. आप लिखिए लेस इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड. Net of refund means if there is any refund. Net of refund means if there is any refund, then that refund will be deducted from here. ऊपर भी आपने रिफंड को माइनस किया था और यहाँ पर भी आप रिफंड को यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे. सपोज यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 40,000 टैक्स and actually you have got 30,000 of refund, तो 40 minus 30, तो बेसिकली आप 10,000 को डिडक्ट करेंगे. याद रखना जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं ना बेटा, जब जो आइटम्स जिनके डबल ट्रीटमेंट होते हैं, अगर वो एक बार प्लस हुआ है तो दूसरी बार वो माइनस हो जाएगा. लाइक अगर आपका रिफंड ऑफ टैक्स ऊपर माइनस हुआ था तो नीचे आपका ये एक तरीके से प्लस हो रहा है. रिफंड ऑफ टैक्स मीन्स गवर्नमेंट को आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था, वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर रही है, तो इट मीन्स उससे आपका कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर उसको जो है प्लस कर देंगे. ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका. उस फाइनल आंसर को हम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो दिस इज द सॉल्यूशन यू कैन सी फ्रॉम हियर. कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्लीज मैच योर सॉल्यूशन. फर्स्ट स्टेप आपका वर्किंग नोट है. अब क्वेश्चन में आप वर्किंग नोट एज अ वर्किंग नोट भी बना सकते हैं और ऊपर मेन क्वेश्चन में भी कर सकते हैं. तो आपने करना कैसे क्वेश्चन, यू विल डू लाइक दिस, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. जो भी आपको ईयर एंडिंग गिवन है वो ईयर एंडिंग लिखेंगे आप. देन यू विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस. But here in this question you can see that the balance of profit and loss is 250 and the previous year balance is 3 lakh. So it means लॉस हो गया है आपको ड्यूरिंग द ईयर नेगेटिव. एंड नो अदर 4, मैं साथ साथ आपको रिपीट कराती रहूंगी कौन कौन से 4 आइटम्स इसमें आपको प्लस करने होते हैं, आपको ढूंढना है क्वेश्चन में. किसी क्वेश्चन में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 भी होंगे. सो एवरी टाइम यू हैव टू कीप द होल ऑफ द स्टेप्स इन योर माइंड. सारी चीजें जितने जितने स्टेप्स जो जो चीजें आप ऐड करते आ रहे हो वो सब आपके माइंड में रहनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दिस चैप्टर इज अगेन ऑल अबाउट लर्निंग. आपको सिर्फ लर्न ही करना है कि कहाँ पे किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है. ओके तो इसमें हम 4 चीजें कौन कौन सी प्लस करते थे. प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, देन ट्रांसफर टू रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. देन नेक्स्ट, प्लीज टेल मी नेक्स्ट और क्या क्या होता था. 4 चीजें हम कौन कौन सी प्लस करते थे. प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, यस, विच इज लेफ्ट.
Yes, students, which is left? Tell me please, which is left? Yes, yes, everyone is giving me correct answer. Interim dividend. Yes, interim dividend will be added back. Then minus करेंगे हम refund of tax. तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप का आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी आइटम गिवन नहीं है, तो फिर आप सिर्फ यही करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. ओके, तो 50,000 आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. जिसने कोई भी क्लास मिस कर दी है, अगर वो आज भी ध्यान से समझेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा ही एक्सप्लेन करती जा रही हूँ. Then we will start 50,000 will be the first step of answer. Then we will start with the second step. Second step करने से पहले आप माइंड में अपना फॉर्मेट लेकर आएंगे कि हमने क्या क्या किया था सेकंड स्टेप में. We have added all the non-cash expenses and non-operating expenses like increase in provision for doubtful debts, goodwill written off, depreciation, any interest paid. Goodwill written off, depreciation, any interest paid. Okay, so all these will be added. And one more thing was there, that was the discount on issue of redemption of shares, on issue of debentures, sorry, discount on issue of debentures. तो वो चार चीजें आपने ढूंढनी है कि उसमें से चार पांच में से क्या क्या आपको गिवन है. सो इन दिस क्वेश्चन डेप्रिसिएशन इज गिवन, गुडविल, कल मैंने आपको बताया था अगर गुडविल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कोई भी इंटेंजिबल एसेट, तो वो यहाँ पे ट्रीट नहीं होगा, फिर वो आप मानेंगे परचेज ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट, दैट विल बी ट्रीटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये जो बीच बीच में मैं सारे पॉइंट्स बताती हूँ, इनको लिख लीजिए, आपको याद करने में इजी होगा. देन ट्रांसफर टू प्रोविजन, यस, लॉस ऑन, यस, वेरी गुड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वाज आल्सो देयर. तो अब देखो उसमें से क्या क्या है हमारे पास. डेप्रिसिएशन है, क्वेश्चन में देखो आप, डेप्रिसिएशन कितना था आपका, यस 80 और 60. इट मीन्स प्रीवियस ईयर में आपका डेप्रिसिएशन 60 था, अब आपका 80 हो गया, तो इट मीन्स 20,000 डेप्रिसिएशन इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन, so that current year will be added. Then goodwill, you can see that goodwill आपका पहले था 32, सॉरी हाँ, पहले था आपका 40, अब हो गया 32, 8,000 से कम हो गया. अगर intangible asset is decreasing, it means that is written off, written off will be added here. और अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप ऑपरेटिंग में ट्रीट नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे. कोई भी अगर आपका इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ ऑपरेटिंग में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर प्लस होगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा. माइनस हम क्या क्या करते थे यहाँ से, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. आपको याद करना पड़ेगा, जब तक आप याद नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते. तो ये 5 आइटम्स आपको स्टेप 2 में डिक्रीज करने हैं. अब उन 5 में से आपके पास डिक्रीज वाले कोई भी आइटम नहीं है, तो 50,000 नेगेटिव, पॉजिटिव 30,000, 32,000, एंड द आंसर इज योर 18,000. वेरी गुड, very good students. Then we will be doing the third step. Third step means decrease in current assets and increase in current liabilities will be added. So we have to check which current assets are decreasing. So this is the outstanding wages. Outstanding wages have been decreased. So current liability is decreased by 3,000. So you can see that it is deducted. Decrease in current liability is deducted. Prepaid insurance is also increased. So it will be also deducted. Increase in current asset. Then provision for doubtful debts we have already treated. Then balance of trade receivable 98, 140 से 98 हो गया है, 42,000 से आपका ये डिक्रीज हुआ है. सो डिक्रीजिंग करंट एसेट विल बी एडेड. अब आपने एक पॉइंट वही फॉलो करना है जो आप 11th में फॉलो करते थे. एनीथिंग विच इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड वंस ओनली, and anything which is given outside the question, it means that is an adjustment, so it will be treated twice. तो यहाँ पर सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, क्योंकि अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है ये. तो ये ऐसे क्वेश्चन 6 मार्कर आते हैं बेटा. ओके, तो अब आपका फाइनल आंसर आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. So you have to skip here step 4. Why? Because step 4 means less income tax, but here no information is given about income tax. Okay students, step 4 means less income tax, but in this question no income tax is given, no information is given about income tax, so we are not going to deduct it, and this will be the final answer. जो भी स्टेप आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है आप उसको स्किप कर देंगे. बताइए ठीक है, प्लीज टेल मी करेक्ट है या कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है, कोई पॉइंट दोबारा समझना चाहते हो इस क्वेश्चन में.
You can tell me. Yes, students, I am waiting. Should I go for the next question और इसमें दोबारा से कुछ repeat करना है? Please tell me. Yes, I am waiting for your answer. आपका ये ठीक है या कुछ और इसमें बताना है मुझे? हाँ जी, ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं एक दिन है ना वीडियो क्लास लूंगी और ध्यान रखना आप सबसे ये पूरा फॉर्मेट सुनूंगी, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट याद हो गया है तो बस समझो कि आपको चैप्टर आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने दिया था. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली. इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आएंगे जिसपे आपको 2 years, अभी तक आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में आंसर गिवन होता था. वरुण, जब वो आपका डिस्काउंट आएगा तो दैट इज द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ. वो जब किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ऐसे एक्सप्लेन नहीं होगा बेटा, ठीक है? तो कैसे वो डिस्काउंट कैसे आएगा वो आप क्वेश्चन के थ्रू ही बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैं, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी हमने बुक 2 नहीं किया है ना, वो बुक 2 का टॉपिक है. ओके. तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपको 2 years के बैलेंसेस गिवन है. इट मीन्स इट्स अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट 2017-16. ध्यान से समझना कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन. 16 इज द प्रीवियस ईयर, 17 इज द करंट ईयर. तो आपने हमेशा क्वेश्चन करने से पहले ऊपर ईयर्स को चेक करना है. प्रीवियस और करंट भी लिखा हो सकता है या फिर करंट और प्रीवियस भी लिखा हो सकता है. ओके. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्या क्या गिवन है आपके पास? शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस. यू कैन सी दैट इन फ्रंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस वन नोट नंबर इज गिवन. चैप्टर 1 में मैंने आपको नोट नंबर्स बताए थे. इट मींस क्वेश्चन के एंड में इसका नोट बताया होगा. नोट मींस कि इस रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी कि 22,000 में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या इंक्लूडेड है, और 3500 में क्या क्या इंक्लूडेड है. ओके. देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगेन वन नोट इज गिवन, नोट 2. तो हमें इसका भी फिर नोट कंसिडर करना होगा. अब ध्यान रखना, जो आइटम्स आप नोट में कंसिडर कर रहे हो वो क्वेश्चन से कंसिडर नहीं करोगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदरवाइज बार बार आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ओके. बिकॉज whatever is given in the question that will be treated only once. अगर तो नोट गिवन है तो आप नोट को यूज करोगे, क्वेश्चन के आइटम को यूज नहीं करोगे. अगर नोट गिवन नहीं है, लाइक शेयर कैपिटल का आपके पास नोट गिवन नहीं है, तो आप इसमें क्वेश्चन के अंदर जो फिगर गिवन है उसको यूज करोगे. बट शेयर क्या, आप अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं होगा. देन करंट लाइबिलिटीज आर गिवन, उसका कोई नोट नहीं है तो इसका मतलब आप यहीं से यूज करोगे उसको. देन फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन, नोट नंबर 3, तो आप नोट नंबर 3 में जाओगे और फिक्स्ड एसेट को चेक करोगे. नोट नंबर 4 टेंजिबल, नोट नंबर 3 इंटेंजिबल, नोट नंबर 5 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 5, 3 4 5. देन करंट एसेट्स आपको दो गिवन है. करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको बताया था, इन दोनों में से कौन से वाला ट्रीट नहीं होगा बताइए. ये स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी. दो करंट एसेट्स आपको गिवन है, कौन से वाला मैंने एक्सेप्ट करने को बोला था? यस, एग्जम्प्ट करने को बोला था. वेरी गुड. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो सबसे पहले तो आप है ना बेटा यही देख लोगे कि हमने क्या क्या इसमें से ट्रीट नहीं करना है. ओके. अब नोट देख लेते हैं. आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना आना चाहिए, सॉल्यूशन तो बाद में कर पाओगे. हाँ जी, दिस इज द नोट एंड दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस एडजस्टमेंट. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब अगर आपने ये ठीक से कर लिया है तो समझो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई है आपको, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा. ओके. रिजर्व एंड सरप्लस आपको बताया है, जनरल रिजर्व है, पी एंड एल का बैलेंस है. देन ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव बैलेंस. उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बताया है. मैंने आपको बताया था स्टेप 2 में आपने इंटरेस्ट ऐड करना है. ओके. इंटरेस्ट के बारे में कभी भी कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं होगी. तो अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है तो अंडरस्टूड है कि आपको उस इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ चार्ज. चार्ज मीन्स वी हैव टू पे वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस. इफ any interest rate is mentioned along with any long term borrowing, it means this interest you have to pay. Okay. तो आपने इंटरेस्ट पे करना है. अब आपके सामने क्वेश्चन अराइज होगा, आपके सामने देखो, आप 2016 में 21,000 के डिवेंचर्स हैं, 2017 में 25 हो गए हैं. अब आपके माइंड में क्वेश्चन करते टाइम ये जरूर आया होगा कि मैं 21,000 पे इंटरेस्ट लगाऊं या 25,000 पर इंटरेस्ट लगाऊं.
तो इसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाना है और चेक करना है। आप पहले ये बताइए 21 से 25 हो गए हैं डिबेंचर्स। अर्लियर दे वर 21, नाउ दे आर 25। तो डिबेंचर्स इशू हुए या रिडीम हुए? टेल मी दिस थिंग, डिबेंचर्स इशू किया आपने या रिडीम किया ड्यूरिंग द ईयर? रिडीम मीन्स रीपे। Yes, students, please tell me, you have issued debentures or redeemed it? Yes, I am waiting for your answer. You have issued debentures or redeemed it? अगर debentures increase हो रहे हैं तो it means आपने issue किए हैं, और अगर debentures redeem हो रहे हैं तो means आपने repay किए हैं. Okay. अब अगर हमें किसी को भी इंटरेस्ट देना है, इसके ये इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्योंकि पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है ये टॉपिक। सपोज आपने किसी को इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट हम कब देते हैं? जब हम लोन ले लेते हैं उसके बाद ही तो देते हैं। यस और नो? लोन लेने के बाद देते हैं या लोन लेने से पहले इंटरेस्ट देने लग जाते हैं? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हेन वी नीड टू पे इंटरेस्ट, आफ्टर टेकिंग लोन और बिफोर टेकिंग लोन? यस, यस, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग मी आंसर। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बाकी लोग तो सिर्फ बैठे हैं ये सोच के कि जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो दोबारा ये चैप्टर्स हो जाएंगे। मेक श्योर आपके बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर मार्च में ही होने हैं, और ये जो कुछ भी चैप्टर्स हो रहे हैं ये स्कूल में बिल्कुल भी दोबारा नहीं होंगे, आगे के चैप्टर से स्टार्ट होगा स्कूल में जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे। तो बेटर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हेयर ओनली। अगर आप लोग साथ साथ आंसर नहीं कर रहे हो और सिर्फ नील बन के बैठे हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, चाहे आप स्कूल की ऑनलाइन क्लास ले रहे हो चाहे आप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बिना आपके पार्टिसिपेशन से कुछ नहीं होने वाला। एंड हार्डली ओनली फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। हाँ जी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 21,000 पर इंटरेस्ट पे करना है या 25 पर। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेट ऑफ इशू ऑफ द डिबेंचर्स, देन अपना एक एजम्पशन बना लो कि हमें हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट देना है। यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट about the issue of debentures or the redemption of debentures. Question is silent about the issue of debentures or the redemption of the debentures, then interest is to be paid always on the opening balance. Okay. अब जैसे इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस 21 है, तो इट मीन्स हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो न्यू डिवेंचर्स इशू हुए वो ईयर एंड में हुए। पूरे साल हमारे पास 21 थे, ईयर एंड में 25 हुए, तो इसीलिए हम 21 पे ही इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके। बट इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ, डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2017। इसका मतलब क्या है? Anyone can explain me what does it mean? अगर आपको ये डेट मेंशन्ड है तो आप कौन से बैलेंस पर इंटरेस्ट दोगे, 16 वाले बैलेंस पर या 17 वाले बैलेंस पर? इस लाइन का मतलब है कि आपने जो भी डिवेंचर्स इशू किए हैं वो 31 मार्च 17 में किए हैं। यस अनमोल अरोड़ा, वेरी गुड। यस, 31 मार्च 17 में किए हैं। वरुण आपका गलत है आंसर। इसका देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक कंपनी हूँ और मेरी बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 2016 में 21,000 के डिबेंचर्स है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना क्योंकि ये पॉइंट हर एक क्वेश्चन में आएगा इंटरेस्ट वाला आपका। सपोज मेरी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है डिबेंचर्स का 21,000। 31 मार्च 2017 जब क्लोजिंग डे था तो मैंने 4,000 के डिबेंचर्स और इशू कर दिए, ईयर एंड में इशू किए मैंने डिबेंचर्स। तो 1 अप्रैल 2016 से जो मेरा ईयर एंडिंग है वो 31 मार्च 2017 है। फॉर ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितने पर इंटरेस्ट पे करना चाहिए, 21,000 पे या 25,000 पर? टेल मी। यस, कितने पर इंटरेस्ट पे करना चाहिए? यस, 21,000 वालों पर इंटरेस्ट पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे साल तो 21 ही थे ना बेटा। ईयर एंड में जाकर मैंने 4,000 के डिबेंचर्स इशू किए हैं। सो द डिबेंचर्स व्हिच आई हैव इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, on those debentures interest will be paid only in the next year, not in the this year, क्योंकि ये 4,000 के debentures जो हैं that are issued only at the end of the year. End of the year means 31st। अच्छा चलो एक ट्रिक बता देती हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। जिन बच्चों को समझ के करना है प्लीज वो अंडरस्टैंडिंग से करना, जिनको समझना नहीं है उनके लिए ट्रिक भी है मेरे पास।
ठीक है, जैसे मैंने बैलेंस शीट में आप लोगों को बताया था लेफ्ट टू राइट, जब हम लेजर करते थे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सिमिलरली आपने चेक करना है, ऊपर 2 डेट है, अगर तो नीचे कोई भी डेट गिवन नहीं है एडिशनल में, तो आप हमेशा ओपनिंग को यूज करेंगे। ध्यान से सुनना ट्रिक। और अगर नीचे कोई भी डेट है, तो आपने नीचे वाली डेट के ऑपोजिट जाना है, बस ये ट्रिक है। लाइक अगर नीचे आपके डिबेंचर्स इशू हुए हैं 17 में, तो आप इंटरेस्ट कौन से पर लगाएंगे, बताइए मुझे। डिबेंचर्स वर इशूड इन 17, टेल मी प्लीज। डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 17, तो आप इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, 16। और अगर यहाँ पर 16 लिखा होता 17 की बजाय, तो आप इंटरेस्ट किस पे लगाते, 17। वेरी गुड, यस। सो दिस इज द ट्रिक। आपको अगर तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है देन वेरी गुड, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है आप लोगों की, तो आप ट्रिक यूज कर लो, आंसर ही तो निकालना है। ट्रिक क्या है, 2 डेट ऊपर होंगे, 1 डेट नीचे होगा। इंटरेस्ट, किसी भी चीज का इंटरेस्ट निकालना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, चाहे वो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है, तो आप किस पे निकालोगे, ऑपोजिट डेट पर। जो डेट नीचे है उससे ऑपोजिट पे निकालेंगे। अगर नीचे एडिशनल में 17 है, तो आप 16 पे निकालेंगे। अगर नीचे आपका प्रीवियस ईयर है, तो आप करंट ईयर पे निकालेंगे। और अगर नीचे आपका करंट ईयर है, तो आप प्रीवियस ईयर पे निकालोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर, प्लीज टेल मी। हाँ जी, इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्लियर है? क्योंकि बेटा ये वाला पॉइंट आपका सारे ही क्वेश्चंस में आएगा, आगे वाले सारे क्वेश्चन में यूज होना है ये पॉइंट, वेदर इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बोर्ड में हमेशा आती है इंटरेस्ट की एक एडजस्टमेंट। ओके, तो अब आपने इंटरेस्ट निकालना है किस पर, 16 पर। 16 में कितना है, 21,000। 21,000 का 10%, 2100 आपने सोच के रख लिया। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और ये सब आ गया है। तो अब हम आंसर से स्टार्ट कर लेते हैं, हमने सब देख लिया है। लाइक गुडविल, गुडविल देखो आप, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट एक बार अभी आप मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगी। गुडविल देखिए आप, 10,000 से 8,000 हो गया है, तो ये क्या है, एमोर्टाइजेशन। 2,000 से आपका गुडविल एमोर्टाइज्ड हो गया है, तो आप क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, तो गुडविल एमोर्टाइज्ड विल बी एडेड। नेक्स्ट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10%। अब आप इन्वेस्टमेंट में जाओ, इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन में थे इन्वेस्टमेंट, तो दीज आर द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले 3,000 थे, फिर 8,000 हो गए। अब चेक करो क्या कोई डेट गिवन है, अगर तो डेट गिवन नहीं है तो ओपनिंग पे निकालेंगे इंटरेस्ट, और अगर डेट गिवन है तो अपोजिट पे निकालेंगे। कौन सी डेट गिवन है, 17 गिवन है, तो बताइए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कौन सी डेट पे निकलेगा, कौन से ईयर में निकलेगा। इन्वेस्टमेंट्स वर इशूड ऑन 17, यस वेरी गुड, ऑपोजिट। तो हम 16 वाले बैलेंस पे निकालेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, आपने पहले 2-3 मिनट क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं और कहाँ पर आपने किसको यूज करना है, उसके बाद ही आप कर पाओगे। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसके लिए आप स्टेप 1 करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आई एम गोइंग बैक, you can see that here 7,000 and 6,000 is given. 6,000 is negative, formula क्या है हमारा, current year minus previous year, 7,000 minus 6,000 ब्रैकेट minus 6,000, तो आपका 6,000 पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट हो गया 13,000। ओके, now you have to find out all those 4-5 items which I told you for step 1। तो उस 4-5 आइटम में से आपके पास सिर्फ एक जनरल रिजर्व है। यू कैन सी 9,500 था पहले आपका जनरल रिजर्व, और अब आपका 15,000 हो गया है, तो कितना जनरल रिजर्व इंक्रीज हो गया आपका, 5,500। So this 5,500 will be added. So this will be our first step. Okay, very good. First step. Divya takes every time very active participation. Very good, Divya. 18,500 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है, फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया है। वी विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट। स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट जब आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट से, तो बहुत जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट में कर लोगे आप ये सारा क्वेश्चन। बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे। एक साथ पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, स्टेप वाइज चलना। स्टेप 2 में क्या करना था, हमें 5 आइटम्स को ऐड करना था। सो लेट्स चेक। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, 21,000 का 10%, 2,100। डेप्रीशिएशन, देखो जब भी डेप्रीशिएशन आपको अलग से गिवन नहीं है, आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अगर गिवन है तो आपने करना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जैसे हम रिजर्व में करते हैं। या तो आपको लिखा होगा डेप्रीशिएशन चार्ज, सिंगल अमाउंट अगर गिवन है तो आप उसी को प्लस कर लोगे।
और अगर आपको दोनों ईयर्स के बैलेंस गिवन है तो आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके करेंगे। तो 13,000 माइनस 9,000 विच इज इक्वल टू 4,000। नाउ गुडविल रिटर्न ऑफ 2,000, बाकी और कोई आइटम गिवन नहीं है। ये 3 आइटम हमेशा होंगे ही होंगे, 3 में से 2 तो होंगे ही होंगे। इंटरेस्ट भी होगा हर एक क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन भी होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसने लोन ना लिया और उसको इंटरेस्ट ना पे करना हो, और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसमें फिक्स्ड एसेट्स ना हो, और अगर फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी होगा ही। सो दीज टू यू विल बी फाइंडिंग इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। बाकी ऑप्शनल हो सकते हैं, डिविडेंड वगैरह तो हो सकता है किसी कंपनी ने किसी पर्टिकुलर ईयर में पे किया हो, किसी ने ना पे किया हो। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी थे तो आपको उन पर इंटरेस्ट मिला होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो आपको 2016 वाले बैलेंस पर निकालना था। 2016 में देखो बैलेंस कितना है, 3,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग से गिवन है। तो 3,000 का 10% 300, so this will be deducted. 26,300 is the step 2 answer. Okay, 26,300 is the step 2 answer. अब आप इसमें लास्ट स्टेप करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स विल बी एडेड। ओके, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन टू सी। देखो करंट फिक्स्ड एसेट्स को आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स आपका पोर्शन कहाँ पर यूज होना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो शेयर कैपिटल और फिक्स्ड एसेट को आपने कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो आपकी करंट एसेट्स में आ जाओ, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री को माइनस करेंगे, कितने से इंक्रीज हुआ, 18,500 माइनस हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, सॉरी इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड पेबल्स 4,000 से, 8,500 थे 16 में, 17 में 12,500 हो गए, 4,000 से आपके ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए हैं। तो क्या करेंगे, देखिए ट्रेड पेबल्स को आपने प्लस कर दिया है और इंक्रीज इन इन्वेंट्री को आपने माइनस कर दिया है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आपने इसमें टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं की, तो आपने कोई टैक्स पे नहीं किया और यही आपका आंसर है। एम आई क्लियर? हाँ जी बेटा बताइए, सो दैट आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज टेल मी फास्ट। यस, इस क्वेश्चन की में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट बताया है, दैट इज द इंटरेस्ट पॉइंट। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है बेटा, तो आई कैन री एक्सप्लेन दैट पॉइंट। प्लीज रेज योर हैंड और गिव मी इन चैट, बिकॉज दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर नहीं आया है डोंट फील शाई, आई कैन री एक्सप्लेन। हाँ जी, इंटरेस्ट, 3 बातें मैंने आपको बताई। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, देखो आपको इंटरेस्ट पे करना ही होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट देना है, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट का रेट गिवन होगा। ओके, 10%, 15%, तो उस रेट से आपको इंटरेस्ट देना है, तो रेट तो आपको पता चल गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे देना है, क्योंकि 2 बैलेंस होंगे आपके पास, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो उसके लिए आप क्वेश्चन में देखोगे क्या कुछ बताया है कि जो ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस बना वो किस डेट पर बना, क्योंकि चेंज जो है बैलेंस में 2 वजह से होगा, या तो आपने डिबेंचर्स को इशू किया होगा या आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया होगा। अगर लोन है तो या तो आपने ड्यूरिंग द ईयर नया लोन लिया होगा या फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर लोन को रीपे कर दिया होगा। अगर तो कोई डेट मेंशन नहीं है तो रूल है कि आपने ओपनिंग बैलेंस पे ही निकालना है। ओपनिंग बैलेंस मींस प्रीवियस ईयर बैलेंस। और अगर क्वेश्चन में एंड में कोई डेट मेंशन्ड है कि इस पर्टिकुलर डेट पर हमने डिबेंचर्स को इशू किया, इस पर्टिकुलर डेट पर हमने रिडीम किया, तो आप ऑपोजिट डेट पे निकालेंगे। एक और ट्विस्ट भी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, 1-2 क्लास के बाद बताऊंगी, इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है। ओके, तो अगर आपको नीचे 17 गिवन है तो आप दूसरे वाले ईयर पे निकालोगे, मीन्स ऑपोजिट पे निकालोगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ अब मैं, थर्ड क्वेश्चन। यस, ऐसा भी हो सकता है शुभांगी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिवेंचर्स ही होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के जितने भी पार्ट्स आपने किए हैं, एग्जांपल किए हैं, डिवेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, बैंक से लोन लिया आपने, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, कुछ भी होगा, बट इंटरेस्ट आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो और उसी कंपोनेंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे
जिससे रिलेटेड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। ओके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड ही नहीं है क्वेश्चन में तो आप अपनी मर्जी से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। ओके, यस, नेक्स्ट जो है आपका, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 6 मार्कर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग, बेटा अभी जब ये वाली क्लास एंड हो जाएगी तो मैं 20 मिनट्स की एक और क्लास भी लूंगी, क्योंकि अब आपका एक ही पीरियड हो रहा है, बीएसटी तो हो नहीं रहा है, तो अकाउंट्स की क्लास 1 आवर की होगी, तो आपको दोबारा से सबको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द शेयर होल्डर फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो ऊपर आप चेक करो क्या लिखा है। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला निकालना है हमें। फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। शेयर कैपिटल नो चेंज। शेयर कैपिटल देखो आपका अभी यूज नहीं हुआ पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो फाइनेंसिंग में यूज होंगे और कुछ ऐसे हैं जो इन्वेस्टिंग में होंगे। तो अभी हम बैलेंस शीट का सिर्फ वही पार्ट पिक करेंगे जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, हमें इस पे इंटरेस्ट निकालना होगा बस, और कुछ नहीं करना होगा यहाँ पर। ट्रेड पेबल्स गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी गिवन है। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मैंने आपको बताया था कि नोट हमेशा गिवन होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 4 एग्जांपल है, क्यों, और सबकी ही ट्रीटमेंट अलग है। लाइक अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन है तो वो स्टेप 2 में ऐड होगा। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो वो भी आपका स्टेप 2 में ऐड होगा, आप यूज होगा। अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है तो वो आपका स्टेप 1 में यूज होगा। सो देयर मस्ट बी अ नोट अलोंग विद द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और अगर नोट नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, अगर नोट नहीं है तो इट्स अप टू यू कि आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन को प्रोविजन फॉर टैक्स भी मान सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मान सकते हैं, और प्रोविजन, हाँ, ये दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। बट इफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज गिवन ओनली एंड नो नोट इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, ये भी आप लिख लीजिए, देन ऑलवेज एज्यूम इट प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द इजी क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन। आप अपने माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलो, बार बार कॉन्सेप्ट को चेंज क्यों करते हो, कि कॉन्सेप्ट ये बना लिया हमने कि इफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज गिवन बट इट्स नोट इज नॉट गिवन, मीन्स इट्स नॉट क्लियर कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, तो हम एज्यूम करेंगे कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज अ प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, देन फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट गिवन है बट इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है तो हम अपनी इंटेंशन से, अपनी विश से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट, इंटेंशनली हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो, वेदर इट इज डिबेंचर, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट। देन इन्वेंट्री गिवन है आपको, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है। ओके, अब नीचे देखो, आप नोट्स पढ़िए। 6% डिबेंचर्स गिवन है। अब 17 में डिबेंचर्स 60,000 के हैं और 18 में 80 हो गए हैं, बट क्वेश्चन में कोई डेट नहीं बताई। न्यू डिबेंचर्स इशू हुए हैं बट ये नहीं बताया कब इशू हुए हैं, तो बताइए आप कौन से वाले बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, टेल मी, कौन से बैलेंस पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, वेरी गुड, 17 पे निकालेंगे बिकॉज नो डेट इज मेंशन। वेरी गुड। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिया है, कौन से वाला प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं है तब भी आपको उसको प्रोविजन फॉर टैक्स ही एज्यूम करना है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम नोट बनाएंगे। नोट में देखिए आपके पास क्या क्या है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपके पास सबसे पहले है 60,000 करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 30। वरुण आप समझ सकते हो कैसे करना है नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द करंट ईयर बैलेंस, उसमें से हमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस माइनस करना है। 30,000 आ गया। अब उसमें हमें 4 चीजें ऐड करनी होती है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करंट ईयर। ओके, तो अब उस 4 में से आपको इस क्वेश्चन में देखो डिविडेंड वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप डिविडेंड वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे करंट ईयर 40,000। ये 40,000 मैंने ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 70,000। तो इस 70,000 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में आपके पास यहाँ पे गुडविल डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन भी अपनी मर्जी से नहीं लगाना अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओनली वी हैव इंटरेस्ट, तो 6% ऑफ 60,000 3600। so this is the step 2 answer, 73,600. now step 3, decreasing current liability, ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो गए हैं, 13,000 प्लस हो जाएंगे। इंक्रीजिंग करंट एसेट जो है, सॉरी ये सब माइनस होंगे। इन्वेंट्री 15,000 से माइनस होगा, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से माइनस होगा।
तो आपका ये आ गया है 38,000। तो पेमेंट ऑफ टैक्स, अब आपको दो टैक्स गिवन है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर आपने ऊपर प्लस किया और प्रीवियस ईयर आप यहाँ पर माइनस कर देंगे बस। प्रीवियस ईयर याद रखना, अगर टैक्स पेड गिवन नहीं है तो इनकम टैक्स की दो ट्रीटमेंट होगी, करंट ईयर विल बी एडेड इन द note and previous year will be paid at the end. If payment of tax is not given separately, so we will assume that the previous year tax is paid in this year. Okay, अब मैं 5 मिनट के बाद दूसरी आईडी सेंड करूंगी, देन अगेन यू हैव टू ज्वाइन। और जो लेट ज्वाइन करेंगे मैं उनको क्लास में एंटर नहीं होने दूंगी, ध्यान रखना, इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है।